पिछली वीडियो में हमने कैनेडी की हत्या को बारीकी से जानने के लिए सबसे पहले उनके हत्यारे ऑसवर्ल्ड को जाना था, जो यूएस मरीन कॉर्प्स में काम करने के बावजूद भी दुश्मन देश सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने और उन्हें अमेरिका की खबर देने को उतारू था। सोवियत यूनियन ने ऑसवर्ल्ड से पूछा क्या उसे यूएस वापस जाना है। इस पे ऑसवर्ल्ड ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, उसे सोवियत का ही नागरिक बनना है। ऑसवर्ल्ड ने एम्बेसी वालों से कहा कि वो यूएस मरीन कॉर्प्स में रेडार ऑपरेटर रह चुका है। ऐसे में वो उन्हें कई ऐसे इंफॉर्मेशन देने में कामयाब रहेगा जो सोवियत यूनियन के बहुत काम आ सकती है। ऑसवर्ल्ड के इस बयान के बाद मरीन से उसे जो ऑनरेबल डिस्चार्ज मिली थी वो बदल कर अनडिजायरेबल कर दी गई। ऑसवर्ल्ड को सोवियत यूनियन में रहने की परमिशन दे दी गई। हालांकि ऑसवर्ल्ड चाहता था कि वो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी जाए, लेकिन 1960 में उसे बेलारूस भेज दिया गया, जहां के इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ऑसवर्ल्ड एक लाथे ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा था। लाथे एक ऐसी मशीन होती है जिससे मेटल या वुड को शेप दी जाती है। इंडिपेंडेंट बेलारूस के फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट स्टानिस्लाव भी पहले उसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करते थे जहां पे ऑसवर्ल्ड करता था, और उन्हें तब ऑसवर्ल्ड की रशियन सुधारने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऑसवर्ल्ड को सरकार द्वारा सब्सिडाइज फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट प्रेस्टिजियस बिल्डिंग में दी गई। ऑसवर्ल्ड को फैक्ट्री की तरफ से भी पे मिल रहा था, जिस कारण ऑसवर्ल्ड बड़े आराम से एक वर्किंग क्लास सोवियत के तौर पर रहने लगा। हालांकि उसे कड़ी निगरानी में भी रखा गया। 1960 से 1961 के बीच ऑसवर्ल्ड अपनी को-वर्कर एला जर्मन को डेट करने लगा। एला बेलारूशियन थी जिसका जन्म 1937 में हुआ था। एला और ऑसवर्ल्ड हफ्ते में 2 बार एक दूसरे को डेट करते थे और फैक्ट्री में साथ ही में खाना खाते थे। अपने दिए एक बयान में एला ने बताया कि ऑसवर्ल्ड अच्छा दिखने वाला लड़का था जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था। एला के मुताबिक ऑसवर्ल्ड बाकी लड़कों की तरह रफ और रूड नहीं था। एला ऑसवर्ल्ड को लाइक नहीं करती थी, वो बस ऑसवर्ल्ड को अकेला देख थोड़ी दुखी थी और इसी वजह से एला ऑसवर्ल्ड के साथ थी। हालांकि ऑसवर्ल्ड की आंखों में ये रिलेशनशिप काफी सीरियस हो चुका था, लेकिन अक्टूबर आते आते उनका ये रिलेशनशिप खराब हो गया जब एला को पता चला कि शायद ऑसवर्ल्ड दूसरी लड़की को भी डेट कर रहा है। वही जब 1961 में ऑसवर्ल्ड ने एला को प्रपोज किया तो उसने सीधा रिजेक्ट कर दिया। जनवरी 1961 में ऑसवर्ल्ड ने अपनी डायरी में लिखा कि मैं यहाँ रहने के बारे में अपनी इच्छा पे दोबारा सोच रहा हूँ। यहाँ का काम काफ़ी डल है, जो पैसे मुझे यहाँ मिल रहे हैं उनमें कहीं भी अच्छी जगह स्पेंड नहीं कर पा रहा, ना ही कोई नाइट क्लब्स और ना ही कोई बोलिंग एलीज। बस अब बहुत हो गया, मेरे से अब और नहीं सहा जा रहा। कुछ ही वक्त बाद ऑसवर्ल्ड, जिसने अपनी ऑफिशियल यूएस सिटीजनशिप को छोड़ा नहीं था, वो मॉस्को स्थित अमेरिकन एम्बेसी में एक बार फिर जाता है और यूएस वापस जाने की अपनी इच्छा को उनके सामने रखता है। एम्बेसी से ऑसवर्ल्ड अपनी अमेरिकन पासपोर्ट वापस मांगता है और कहता है कि उसे वापस अमेरिका जाने दे। उसी साल के मार्च में ऑसवर्ल्ड मरीना प्रुसाकोवा से मिलता है, जो तब 19 साल की थी और एक फार्माकोलॉजी स्टूडेंट थी। ऑसवर्ल्ड और मरीना ने अपने मुलाकात के 6 हफ्ते बाद ही शादी कर ली। 1962 के फरवरी में ऑसवर्ल्ड की बेटी जून का जन्म हुआ। इसके बाद मरीना और ऑसवर्ल्ड मॉस्को स्थित यूएस एम्बेसी का रुख करते थे ताकि उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स मिल सके, जिससे मरीना भी ऑसवर्ल्ड के साथ एक इमिग्रेंट के तौर पे अमेरिका जा पाए। इसके बाद यूएस एम्बेसी ने ऑसवर्ल्ड को यूएस जाने के लिए $435.71 का लोन दिया, जिसे रिपाट्रिएशन लोन भी कहते हैं। लोन मिलने के बाद मरीना, ऑसवर्ल्ड और उनकी बेटी सोवियत यूनियन से अमेरिका के लिए रवाना हो गए, जहां पे ऑसवर्ल्ड के एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट उन्हें बहुत कम मीडिया कवरेज दिया गया। यूएस पहुंचकर ऑसवर्ल्ड अपने परिवार के साथ डैलस फोर्ट वर्थ में रहने लगा, जहां पे ऑसवर्ल्ड की मां और भाई रह रहे थे। इस एरिया में रहकर ऑसवर्ल्ड के परिवार का दूसरे एंटी कम्युनिस्ट रशियन और ईस्ट यूरोपियन इमिग्रेंट से सामना हुआ। अपने द्वारा दिए एक बयान में अलेक्जेंडर कहते हैं कि रशियन इमिग्रेंट्स मरीना के लिए सिंपैथी रखते थे, लेकिन वो ऑसवर्ल्ड को रूड और एरोगेंट मानते थे, जिसे इमिग्रेंट्स बस झेल रहे थे। हालांकि इन सब के बाद जब मरीना ने ऑसवर्ल्ड को छोड़ने का कोई साइन नहीं दिखाया तो रशियन इमिग्रेंट्स ने मरीना को भी छोड़ दिया। इसी बीच ऑसवर्ल्ड और मरीना ने अपने कुछ रशियन इमिग्रेंट्स दोस्त भी बना लिए। यूएस में रहकर ऑसवर्ल्ड ने कुछ जॉब्स में भी अप्लाई किया। ऑसवर्ल्ड का पहला जॉब एक वेल्डिंग कंपनी में था, जहां से वो जल्द ही बोर हो गया और नौकरी को छोड़ दी। दूसरा जॉब ऑसवर्ल्ड ने फोटो प्रिंट ट्रेनी के तौर पे किया, जहां पे उसकी रूडनेस की वजह से एक बार बड़ा झगड़ा होने से बचा। उसी जगह जब एक दिन
ऑसवेल्ड को रशियन लैंग्वेज की मैगजीन को पढ़ते देखा गया तो उसे एक हफ्ते के अंदर अपनी दूसरी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। कहा जाता है कि 1963 के मार्च में किसी दूसरे आदमी के सहारे ऑसवेल्ड ने एक राइफल खरीदी जो $30 के करीब थी। इसके बाद उसने इसी मेथड से एक रिवॉल्वर भी खरीदा। माना जाता है कि ऑसवेल्ड रिटायर्ड यूएस मेजर जनरल एडविन वॉकर की हत्या करने की कोशिश में था और 1963 में उसने एडविन को मारने का एक फेल अटेम्प्ट भी किया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि शायद ऑसवेल्ड को एक किलर माइंडसेट का दिखाने के लिए भी ऐसी कहानियां बनाई गई होगी, क्योंकि किसी ने देखा नहीं कि ऑसवेल्ड ने एडविन पे शूट किया है। यूएस हाउस सिलेक्ट कमिटी ऑन असैसिनेशन का कहना है कि सारे सबूत ये दावा कर रहे हैं कि एडविन की हत्या करने की कोशिश के पीछे ऑसवेल्ड ही था। यानी कि कोई पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बस एक असम्पशन के बेसिस पे ऑसवेल्ड को आरोपी बनाया गया था। एडविन वॉकर एंटी कम्युनिस्ट, अलगाववादी और जॉन बर्ग्स सोसाइटी ग्रुप के मेंबर थे। एडविन अपने विरोधी नेचर के कारण अरेस्ट भी हुए थे जब उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के खिलाफ अपनी आवाज मिसिसिपी के यूनिवर्सिटी में उठाई थी। एडविन पे देश की शांति खराब करने और देशद्रोही जैसे कई चार्जेस लगाए गए। जॉन एफ कैनेडी के भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी ने एडविन को मेंटल हॉस्पिटल में रखने की बात कही, जिसे जूरी ने मना कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मरीना को ऑसवेल्ड ने पहले ही बता दिया था कि वो एडविन वॉकर के घर बस से जाएगा और उसे अपनी राइफल से शूट कर देगा, लेकिन इस बात पे भी साफ तौर पे यकीन नहीं किया जा सकता। मरीना के अकॉर्डिंग ऑसवेल्ड एडविन को फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर मानता था। ऑसवेल्ड ने मरीना के लिए एक लेटर भी छोड़ा था जो माना जा रहा है एडविन की हत्या की कोशिश करने की एक रात पहले की थी। लेटर में ऑसवेल्ड ने मरीना के लिए लिखा था कि अगर वो वापस नहीं आता है तो उसे क्या करना होगा। ये नोट कैनेडी के मर्डर के 10 दिन बाद मिला। ऐसा भी हो सकता है कि जब कैनेडी की हत्या करने के लिए ऑसवेल्ड जा रहा हो तब उसने मरीना के लिए ये नोट लिखा हो, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं जानता था कि हत्या के बाद वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, जो कि हुआ भी। यहाँ तक कि कैनेडी के असैसिनेशन से पहले तक डैलस पुलिस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर एडविन वॉकर पे किसने गोली चलाई। पर कैनेडी की हत्या के बाद पुलिस का सारा शक ऑसवेल्ड पे गया, यानी कि ऑसवेल्ड ने ही एडविन पे शूट किया था। यह अभी तक क्लियर नहीं है, कुछ थ्योरीज को मिलाकर अज्यूम किया जा रहा है। लॉजिकली देखा जाए तो कैनेडी के भाई ने एडविन को मेंटल हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया। इस वजह से ऑसवेल्ड के लिए कैनेडी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त साबित होते। दूसरी ओर कभी कभी जेएफ के कम्युनिस्ट भी माने गए थे। ऐसे में ऑसवेल्ड अपने ही प्रेसिडेंट की हत्या क्यों करेगा? और फिर एडविन और कैनेडी का केस एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ हो सकता है? इस मामले को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत है, जैसे लोगों को आज तक दिखाया गया है। ये मामला बिल्कुल भी वैसा तो है नहीं। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, ऑसवेल्ड ने क्यों की होगी कैनेडी की हत्या? कैनेडी के खिलाफ ऑसवेल्ड ने पहले कोई बयान भी नहीं दिया है। ऐसे में उसने अपने मन से तो इस हत्या को अंजाम नहीं दिया होगा। तो फिर कौन था इन सब के पीछे? ये सब हम जानेंगे, लेकिन जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और हमारे साथ जुड़े रहना होगा सिर्फ और सिर्फ बॉलीग्राज स्टूडियोज पर।